हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलो आज हम डिस्कस करते हैं 12th क्लास का दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज साथ साथ में पैरेलल पढ़ेंगे। तो 2 लेक्चर हमने अकाउंटेंसी के देखे, अब हम इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स भी आपका 100 मार्क्स के लिए ही सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स में से वही आपके 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा और 80 मार्क्स आपके थ्योरी के रहेंगे। और इस 20 मार्क्स में से 12 नंबर की फाइल और 8 मार्क्स का आपका वाइवा रहेगा, क्योंकि बाद में होने वाला है। तो 20 मार्क्स तो खत्म हो गए हमारे पास, बचे 80 नंबर। 80 नंबर को उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों का वेटेज बराबर रखा हुआ है, 40 नंबर की ये, 40 नंबर की ये, दोनों बराबर रखे हुए हैं। और इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्दर उन्होंने 5 चैप्टर में 5 यूनिट में डिवाइड किया है पूरी इकोनॉमी को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, जो कि 10 नंबर पहली यूनिट कैरी करती है, 6 मार्क्स सेकंड यूनिट, देन थर्ड यूनिट 12 एंड रिमेनिंग 2 यूनिट 6 मार्क्स। इस तरीके से 40 मार्क्स पूरे होते हैं हमारे। चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ हमें 4 चैप्टर पढ़ना है, यहाँ 2 चैप्टर पढ़ा है, मनी अलग बैंकिंग अलग। और डिटर्मिनेशन में हमें 3 चैप्टर पढ़ना है, यहाँ भी 2 पढ़ना है हमें, फॉरेन एक्सचेंज का और बजट का। सो इस तरीके से 12 चैप्टर डिस्कस करने हैं अपने को यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्होंने क्लासिफाई किया है इसको 3 मेन यूनिट्स में। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 के पहले, 1947 के बाद 1991 तक, फिर करंट चैलेंजेस क्या आएंगे इकोनॉमिक्स में वो, और हमारी इकोनॉमी को हम कंपेयर करेंगे रेस्ट ऑफ द नाइबर कंट्रीज से, लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, 2 मेन कंट्रीज से हम कंपेयर यहाँ पर करेंगे। तो 3 यूनिट्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिवाइड किया है, जिसमें से 12, 20 और 8 का इन्होंने रखा हुआ है। 12 नंबर की फर्स्ट यूनिट, 20 नंबर की सेकंड यूनिट और 8 नंबर की लास्ट यूनिट। 12 नंबर के लिए आपके पास यहां 3 चैप्टर है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस और एलपीजी के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी 1991 में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 3 चैप्टर्स में। बात करें हम करंट चैलेंजेस की, तो सिचुएशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, कंट्री में रूरल डेवलपमेंट कैसे होना है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होता है हमारी इकोनॉमी में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करने वाले तो कैसे करेंगे वो हमें बता रखा है। एंड लास्ट यूनिट हमारी पूरी कंप्लीट यूनिट है, एक चैप्टर ही है, उसमें बस केवल कंपैरिजन करना है। तो ये आपकी 12 नंबर की, ये 20 नंबर का और ये 8 नंबर का। और सब क्लासिफाइड नहीं किया हुआ है बेटा कि 4 चैप्टर में सिर्फ 4 नंबर, 5 नंबर का, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये कहीं से भी कुछ भी नंबर के आ सकते हैं, लेकिन हाँ 20 नंबर के 4 चैप्टर है, 12 नंबर के 3 चैप्टर है और 8 नंबर का सिंगल चैप्टर है। सो ओवरऑल हम बात करें तो 80 मार्क्स के लिए हमें 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के और 8 इसके पढ़ने, 20 चैप्टर डिस्कस करने। 20 चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आपको समझ में आ जाए और हम उसको क्लियर कर सकें। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर मैक्रो इकोनॉमी के साथ, जो कि हमारी 40 नंबर की है। और 40 नंबर में हमारे पास 12 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें हम हमारा, जो कि है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम है हमारे लिए 10 मार्क्स का, 4 चैप्टर। 4 चैप्टर है इस यूनिट में नेशनल इनकम में, और वो कितने नंबर के लिए है? 10 नंबर के लिए। क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों कैलकुलेट करें, कमा तो रहे, और कैसे करेंगे इतने लोगों का कैलकुलेशन? 140 142 करोड़ हो गए हम। सबसे घर पूछने जाएंगे सर क्या नेशनल इनकम कितनी है, मतलब आपकी इनकम कितनी है? हाँ सर, थोड़ा तो करना तो पड़ेगा आपको। सो नेशनल इनकम क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसके पीछे का रीजन है बेटा, किसी भी कंट्री की प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, डेवलपमेंट, वो कंट्री डेवलप्ड है, अच्छी है, पुअर कंट्री है, ये सब
कंसिडर किया जाता है उस कंट्री की नेशनल इनकम के बेसिस पर। हम भी सोसाइटी में ऐसा ही करते हैं, रिच पुअर मिडिल क्लास का क्लासिफिकेशन कर रखा है अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ मनी, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अच्छा कमा रहा है रिच पर्सन है, कम कमा रहा है मिडिल पर्सन है, कुछ नहीं कमा रहा है पुअर पर्सन। प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट तो इनकम को लेकर देखा जाता है, जब इंडिविजुअल में ऐसा देखा जाता है तो पूरे देश में ऐसा देखा जाएगा। ओवरऑल हम मैक्रो की बात कर रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमी का मतलब ही क्या पढ़ा था हमने, एग्रीगेट ऑफ द थिंग्स। हम यहाँ पर ओवरऑल थिंग्स की बात करने वाले हैं। नेशनल इनकम उसी में बात करेंगे, पूरे कंट्री के इनकम बताओ, ताकि हमें पता कर सके कि मेरी कंट्री अदर कंट्री के साथ, चाइना, पाकिस्तान, यूएस, यूके और रशियन और बहुत सारी कंट्रीज के कंपैरिजन में मेरी कंट्री कहाँ है, कहाँ खड़ी है, कितनी उसकी इनकम है। इसके लिए मुझे हर कंट्री इसलिए इनकम पता करती है। और दूसरा कंपैरिजन हो गया, हम भी तो पता करें कि हमने क्या किया पूरे एक साल में। जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, चाहे नेचुरल हो, फिजिकल हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, तो उस रिसोर्सेज का यूज करके हमने कितना कमाया वो तो पता करें। इसलिए कंट्री की नेशनल इनकम निकाली जाती है। तो नेशनल इनकम निकालने के फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो यही है कि इनकम किस तरीके से जनरेट होती है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम का सर्कुलेशन होना इकोनॉमी में। डेफिनेशन पढ़े, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to the flow of money, goods and services and more. This circulation happen in terms of income in the production process. सर्कुलेशन कैसे होगा, ये इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन होगा, फिर उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर कुछ भी समझ में नहीं आया इसमें, आपने क्या बोला, वो क्या बोलना चाह रहा है, आपने कुछ समझ लिया और आपने एक्सप्लेन भी कर लिया। समझते हैं, देखो इकोनॉमी में क्या किया जाता है बेटा, सबसे पहले इनकम जनरेट की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जनरेटिंग इनकम, और इनकम जनरेट कैसे होगी, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके। गुड्स बनाओ, सर्विस बनाओ, बेचो, अपने आप क्या आ जाएगी, आपके पास इनकम आ जाएगी। तो सबसे पहले जनरेट होता है इनकम। इनकम कैसे जनरेट होती है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके, प्रोड्यूस करके, उनको बनाकर, बनाओ और बेचो, इनकम आ जाएगी। जनरेशन फेज इकोनॉमी में जनरेट होती है इनकम। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं, कौन कौन से होते हैं सर, मैं बताऊं आपको कौन कौन से होते हैं। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, दो और है एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन है, हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स की हेल्प से, लैंड फैक्ट्री डालने के लिए, लेबर काम करने के लिए, कैपिटल पैसा लगाने के लिए, मतलब फैक्ट्री चलाने के लिए चाहिए होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे बिजनेस में, हमारे इकोनॉमी में हेल्प करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। चाहे वो आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, किसी और के यहाँ काम कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो फार्मिंग वर्क कर रहे हो, इंडस्ट्री में हो, कहीं पर भी हो, तीनों सेक्टर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी, सब में ये चीज चाहिए होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए होता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल जनरेट करने के लिए मुझे जरूरी होते हैं, और ये हमें फ्री में नहीं मिलते हैं, उनके बदले मुझे क्या करना पड़ता है, ये चीजें इनको देनी पड़ती है। लैंड, लेबर, कैपिटल को हमें रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट देनी पड़ती है। मतलब ये जो इनकम जनरेट हुई है ऊपर हमारे पास, जनरेशन फेज में उस इनकम को हमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन टर्म्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सेकंड फेज कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूट करना इस इनकम को जो आपके पास पहुंच चुकी है। बिजनेस पर्सन नहीं है, बिजनेस को पैसा नहीं चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ, बहुत सारे ऑप्शन है। इन्हीं में तीन ऑप्शन ये हैं, रेंट, लैंड, सैलरी और इंटरेस्ट देंगे हम उनको। अब ये क्या करेंगे, जिसकी लैंड है उसको रेंट आ गया, जिसको लेबर काम कर रहा है उसको सैलरी आ गई, जिसकी कैपिटल थी उसको इंटरेस्ट। क्या करते हैं इसका, ये इसको यूज करते हैं किस चीज के लिए,
गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने परचेस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड दी डिस्पोजिशन ऑफ एसेट। डिस्पोजिशन करना, अभी पोजीशन हमें आ गई थी इनकम, उसको अलग अलग डिस्पोजिशन करना मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करना, और वो कहां से परचेस होंगे, जनरेशन फेज। तो इस तरीके से इनकम हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट होती है। इनकम का सर्कुलेशन ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी लाइक दैट, ऐसे सर्कुलेट होगी हमारी इकोनॉमी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़े हम दो चीजों का। ये क्या है सर, एक पाइप है उसमें पानी गिर रहा है, एक टैंक में फिल हो रहा है, फिर उसमें से पानी निकल रहा है। बिल्कुल सर, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। है क्या ये, और नेशनल इनकम में ये कहां से आ गया पानी, और ये समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्टॉक एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज फ्लो। स्टॉक, देखो हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। इन टर्म्स ऑफ नंबर कैलकुलेट करेंगे मतलब हमें वेरिएबल चाहिए, डेटा चाहिए। स्टैटिस्टिक्स 11th क्लास में डेटा पढ़ा हम, डेटा इज कॉल्ड वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स डेटा जो होता है वो दो टाइप का होता है, स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें। स्टॉक का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जिसको मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, which is measured, calculated at a particular point of time। जो निकाला जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। जैसे ये जो मैंने आपको चित्र बना के दिया है यहाँ पर, ये चित्र में ये जो टैंक में पानी है ये स्टॉक है। आप जब भी टैंक में देखोगे आपको पानी दिखेगा, आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर रहे हो उसको, आज मेजर कर रहे हो, तो ये स्टॉक कहलाता है। और फ्लो का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जिसको मेजर किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब सर जिसको पूरे साल मेजर किया जाएगा, पूरे टाइम पीरियड। लाइक ये जो पाइप में से पानी आ रहा है वो पानी फ्लो हो रहा है, उसको आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो कि 1 घंटे में इतना पानी निकला, 2 घंटे में इतना पानी निकला, 3 घंटे में इतना पानी निकला, 5 घंटे में, 24 घंटे में इतना पानी निकला, वो फ्लो है। जो टैंक में पानी है आप उसको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हो। सर उसमें निकल भी तो है, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि इकोनॉमी में स्टॉक में से ही फ्लो होता है और फ्लो में से ही स्टॉक होता है। सर समझ में नहीं आया, मैं बात करता हूं, मैं जॉब करता हूं, करता तो नहीं लेकिन ठीक है मान लेते हैं, मैं 4000 रुपये महीने कमाता हूं। हर महीने में सैलरी कितनी आ रही है, 4000 रुपये। तो यार महीने आ रही है ना, फ्लो हो रहा है मेरे इनकम में। और एट अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे 31 जुलाई 2023 को मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए रखे हुए हैं, तो ये स्टॉक हो गया मेरा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नेशनल इनकम अगर मैं 31 जुलाई को कैलकुलेट करूंगा तो वो स्टॉक हो जाएगा, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर निकाल रहे हैं अपन तो फ्लो हो गया। तो यहाँ हमें यही समझना है 31 स्टॉक और फ्लो का मतलब यही होता है बेटा, स्टॉक का मतलब होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर करना, और फ्लो का मतलब स्टॉक का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करना, और फ्लो का मतलब होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर करना। मेरे बैंक अकाउंट में पैसे रखे नहीं रहेंगे, जाएंगे फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। ये वही तो है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, कंट्री का बैंक अकाउंट है। ये पैसा उसमें क्या हो रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है, तो ये तो स्टॉक हो गया, और ये आ रहा है और जा रहा है, ये कहला रहा है आपका फ्लो कहला। आई बात समझ में आपको?
चलो डिफरेंस देखें दोनों कॉन्सेप्ट में, स्टॉक एंड फ्लो में। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक देयर इज नो टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन मतलब टाइम के हिसाब से वो कैलकुलेट नहीं होता, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट होता है। एंड फ्लो टाइम डायमेंशन एग्जिस्ट एट द मैग्नीट्यूड दैट कैन बी स्केल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यूं आप मेजर कर सकते हो फ्लो को किस तरीके से, ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5, आप इसके लगा सकते हो फ्लो के लिए। इसके लिए स्टॉक को क्या होता है, यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, टाइम डायमेंशन नहीं है, इतना पर्टिकुलर टाइम देख सकते हो आप। नेचर स्टॉक बेचारा स्टैटिक होता है, चेंज नहीं होने वाला होता है, और डायनामिक होता है, कंटिन्यूसली होता है, ये चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल, टोटल नंबर ऑफ हीरो होंडा बाइक्स इन बेंगलोर, बेंगलोर में बाइक है स्टॉक। हीरो होंडा कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग फरवरी, पूरे फरवरी में कितना मैन्युफैक्चर किया, फ्लो है। नेशनल वेल्थ हमारी प्रॉपर्टी, स्टॉक। नेशनल इनकम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम निकलती है, रोज तो इनकम जनरेट हो रही है ना, क्या कहलाएगा, वो फ्लो कहलाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है। ओके, अब क्या किया बेटा, नेशनल इनकम निकालना है, मुझे जानना है नेशनल इनकम कितनी है मेरे कंट्री में, तो उसके लिए पता तो करूं कहां कहां से इनकम जनरेट होती है, कहां कहां इनकम जाती है। इसलिए पूरी इकोनॉमी को इन्होंने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, ये वाले, हाउस होल्ड, सोसाइटी, गवर्नमेंट जो पूरा कंट्रोल करती है बिजनेस इकोनॉमी को, फर्म जो बिजनेस करती है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है और हमें देती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इंडिया को छोड़कर या एक इकोनॉमी को छोड़कर। कैसे जनरेट होता है इस रन में, देखो हाउस होल्ड सबको क्या देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल सबको देगा वो हाउस होल्ड। हमारे यहाँ के बंदे गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, हमारे यहाँ के बंदे फॉरेन में काम करते हैं, और हमारे यहाँ के बंदे बिजनेस तो करते ही हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों को दे रहे हैं हम, गवर्नमेंट को भी, फर्म को भी। अब फ्री में तो देंगे नहीं, क्या करेंगे, उससे पैसा लेंगे और वापस इस पैसे को हम कहाँ यूज करेंगे, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर, परचेस करने में। वापस पैसा उनके पास चला जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा, फिर उनके पास आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट भी फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी देती है, और फर्म रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी गुड्स एंड सर्विसेज देता है, और उसके बदले क्या लेता है, उनसे पैसे लेता है। और फर्म रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी गवर्नमेंट को लैंड, लेबर, कैपिटल या गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है, फर्म भी उनको गुड्स एंड सर्विसेज देती है। तो इस तरीके से पूरी इकोनॉमी में क्या होता है, इनकम का सर्कुलेशन होता है। दिस इज द 4 सेक्टर इकोनॉमी, जहां पर 4 सेक्टर होते हैं। पर हमारी 12th क्लास में 2 फोल्ड इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया गया है बस। 2 फोल्ड इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई बातें नहीं की जाएगी, एज वेल एज गवर्नमेंट से भी बातें नहीं की जाएगी। क्लोज इकोनॉमी बोल सकते हैं कुछ हद तक। क्लोज इकोनॉमी मतलब हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया, हम हमारी ही कंट्री की गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के इनकम जानना चाहते हैं कि हमने हमारी कंट्री में बेचा और हमारी कंट्री में कितना कमाया। 12th क्लास में 2 फोल्ड इकोनॉमी है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। पूरे मैक्रो इकोनॉमी को हम डिस्कस करेंगे विद 2 फोल्ड इकोनॉमी के साथ, जिसमें केवल 2 ही सेक्टर रहेंगे हमें डिस्कस करने के लिए। द फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड एंड द नेक्स्ट वन इज फर्म। 2 ही बंदों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनके बीच में कैसे इनकम का सर्कुलेशन होता है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हाउस होल्ड के पास जो चीज है वो फर्म को दी जाएगी। क्या क्या होता है हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड के पास लैंड होती है, हाउस होल्ड के पास लेबर होते हैं, हाउस होल्ड के पास कैपिटल होती है। फर्म कोई डिफरेंट पर्सन नहीं है, इन्हीं हाउस होल्ड में सोसाइटी में से एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो लैंड, लेबर, कैपिटल किससे लेगा, सोसाइटी से लेगा, हाउस होल्ड से लेगा। हाउस होल्ड फ्री में नहीं देगा इन सबको,
फर्म को इसके बदले क्या करना पड़ेगा, फैक्टर पेमेंट करना पड़ेगा। लैंड को क्या दिया जाएगा, रेंट दिया जाएगा। लेबर को क्या दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। और इसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट ले लेगा। फर्म इस गुड्स के साथ, मतलब इस फैक्टर प्रोडक्शन के साथ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। क्योंकि हम टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, मतलब ये बेचेगा किसको, गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को बेच देगा। इसके बदले हाउस होल्ड उसको क्या दे देंगे, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब पैसा यहां चला गया, फिर फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। सर्कुलेशन ऑफ इनकम, इनकम का सर्कुलेशन होता है इकोनॉमी में। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। हमारे सिलेबस में दो ही सेक्टर हैं, इसलिए हम दो सेक्टर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज ही वीडियोस बनाएंगे, एक टॉपिक पूरा हमने कवर कर लिया, भले ज्यादा लेक्चर बन जाएंगे कम टाइम के, लेकिन हम टॉपिक वाइज चलेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे, अदरवाइज ये छूट जाती है उसमें। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।